हम लोग सीपीयू डिस्कस कर रहे थे। अंडर सीपीयू वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू like register, accumulate, CU, and the particular ALU section. We already also discuss about the math coprocessor, which is used whenever the particular instruction is not handled by the ALU. जो इंस्ट्रक्शन ALU हैंडल नहीं कर सकता उसके लिए एडिशनल मैथ को प्रोसेसर यूज करते हैं, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी बोलते हैं। एंड इन दैट यूनिट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज हैंडल। तो जो भी आपका डेटा होगा वो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट मैनर में होगा। नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस किए थे। नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में आपका जो भी एमबी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, साइंटिफिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, उसमें जो मैंटीसा पार्ट होता है वो 1/बेस और 1 के बीच में होता है, जहाँ पर बेस आपका क्या है, वो बाइनरी के लिए 2, डेसिमल के लिए 10, हेक्साडेसिमल के लिए 16, ऑक्टल के लिए 8 होगा। तो उसके बेसिस पर मोर और लेस आपका जो है, जो मैंटीसा का वैल्यू है 0.1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में हो, बेस जो भी यूज हो रहा हो। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो 0.1 और 1 है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा तो 0.5 और 1 के बीच में आपका जो भी मैंटीसा का वैल्यू है वो यूज होगा। तो डेट इज द पर्टिकुलर पार्ट। रजिस्टर पार्ट हम लोग डिस्कस किए। तो रजिस्टर में भी आपका जो जनरलाइज सीपीयू है, सिंगल सीपीयू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ ए डे सेम आर्किटेक्चर इज यूज्ड विथ नंबर ऑफ सीपीयू, यानी एक सीपीयू के लिए जो डिस्कस किए वही चीज हमारा नंबर ऑफ सीपीयू के लिए भी काम करता है। तो अगर सिंगल सीपीयू में देर इज ए कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर सेट, तो सिमिलरली if your microprocessor uses number of CPU, then each CPU contains the same component। तो हर सीपीयू में वो सेम कंपोनेंट आपका एग्जिस्ट करेगा। दूसरा हम लोग ये भी डिस्कस किए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 3 तरह से कैटेगराइज होता है। कोई भी जो सीपीयू डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली वी डिस्कस सीपीयू फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो योर माइक्रो प्रोसेसर इज कैटेगराइज अंडर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, साइज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बिट ओरिएंटेशन, जैसे आप बोलते हैं 4 बिट कंप्यूटर, 8 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर, 64 बिट, 32 बिट। तो ये जो बिट ओरिएंटेशन आप दे रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। वेन एवर यू आर सेइंग इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी एम्बेडेड सिस्टम की जब बात करते हैं, लाइक रिमोट कंट्रोल फॉर वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोल फॉर एसी, तो दैट इज द एम्बेडेड सिस्टम एंड दैट द पर्टिकुलर प्रोसेसर इज यूज। और वो जो प्रोसेसर है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, तो उस माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। तो वो आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइजेशन हुआ। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोग सिस्क, रिस्क, VLIW, सुपर स्केलर, इपिक, EPIC, ये अलग अलग तरह का प्रोसेसर को देखते हैं। जैसे सिस्क बेस्ड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर, ठीक है ना, सुपर स्केलर प्रोसेसर, एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग प्रोसेसर, जिसमें सिस्क और रिस्क, नाउ ए डे जो आपका जो भी प्रोसेसर आ रहा है उसमें रिस्क भी रहता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, रिस्क इंस्ट्रक्शन इज देयर टू हैंडल द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो सिस्क along with RISC, that is the form of EPIC, explicit parallel instruction computing. So EPIC is also one of the architecture which is used to support the particular कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ये वेरियस कैटेगराइजेशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, जिसको हम लोग डिस्कस किए। देन वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज इन द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में जो नंबर ऑफ ऑपरेंड यूज करेंगे, तो हम लोग डिस्कस किए थे। कोई बताएंगे कितने तरह कंप्यूटर डिस्कस किए थे? एनीवन? ऑनलाइन, ऑफलाइन बताइए। हाँ बताइए। हाँ, हम लोग डिस्कस किए, अभी तक जो डिस्कस किए हैं वी ऑलरेडी डिस्कस अंडर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। अंडर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन वी डिस्कस अबाउट द सीपीयू, its component like CU,
ALU and registers. Under registers we also discuss बहुत सारे टाइप का रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर, जनरल हाँ, पर्पस, स्पेशल पर्पस। registers यानी कि types of register is also discussed. Then सर एक चीज, हाँ बोलिए, एक चीज पूछे हैं, पूछिए। पर ये CMOS क्या होता है सर? हाँ, CMOS that is the particular metal oxide semiconductor, ठीक है ना, CMOS, HMOS, ठीक है। इसका तो मेजर एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज अब उसको जब हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो बताएंगे। मेजर एडवांटेज है आपका जो फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो प्रोसेसर में जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसके बेसिस पर आपका डेटा मूवमेंट, आप ट्रांजिस्टर बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन से क्या फायदा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बॉन्डिंग हाई रहेगा तो आपका क्या फायदा है, तो डेटा मूवमेंट फास्ट होगा। जितना क्लोज रहेगा आपका इंटीग्रेशन उतना ज्यादा फास्ट आप मूव करेंगे। जैसे अगर कोई ब्रिज है, ठीक है ना, ब्रिज है यानी और इसका आंसर होगा सर वेरी लो प्रोपोगेशन डिले, यही ना? हाँ दैट इज, अब वो तो फिर अब पर्टिकुलर वेरियस जो फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिले, प्रोपेगेशन डिले, तो वेरियस फैक्टर के बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ऑप्शन वही दिया हुआ है हाँ, इसलिए बोल रहे एग्जाम में। हैं। हाँ सर। हाँ ठीक, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसको जितना भी आपका प्रॉपर्टीज है किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर सेट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो वो सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें प्रोपागेशन डिले टाइम भी एक प्रॉपर्टी है। तो माइक्रो प्रोसेसर कैटेगराइजेशन, तो ये साइज, एप्लीकेशन, और हम लोग डिस्कस किए थे हार्डवेयर या आर्किटेक्चर, हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइक्रो प्रोसेसर कैटेगराइजेशन तीन तरह से हम लोग किए। साइज हो गया जिसमें बिट ओरिएंटेशन, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। एप्लीकेशन जिसमें माइक्रो कंट्रोलर या स्पेशल प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर में आपका इसमें आ जाता है सिस्क, रिस्क, VLIW, सुपर स्केलर, इपिक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस किए। फिर वी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन, यानी दैट इज द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में we discuss on the basis of assembly language. In assembly language, instruction format consists of 3 fields, that is OP code, operand, and mode is optional. And mode field. So these are the 3 fields available with any instruction format. Out of these 3, mode field is optional because mode field is not mentioned whenever you are going to write any instruction for assembly language. That means hardware के लिए, कोई भी रिसोर्स के लिए, जो भी आप रिसोर्स हैंडलिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वी डिस्कस ओपी कोड, ऑपरेंड एंड मोड फील्ड। यू ऑलरेडी हैव ए कंसर्न अबाउट द व्हाट इज ओपी कोड। तो जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ओपी कोड हियर इज ऑपरेशन कोड, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द सेट ऑफ ऑपरेंड्स। तो इन असेंबली लैंग्वेज वी आर यूजिंग नेमोनिक्स because you already know before assembly language we are writing instruction in machine language form. So we directly write the instruction in the form of 0 and 1. So that is not that is very typical to handle that sort of instruction for the programmer, because आप लिख तो रहे थे सीधे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन, लेकिन उस इंस्ट्रक्शंस को फ्यूचर एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आता था, क्योंकि आपका ओपी कोड भी 0 1 के फॉर्म में था, ऑपरेंट फील्ड भी 0 1 के फॉर्म में था, ठीक है ना। मोड फील्ड भी समहाउ आपका 0 1 के ही फॉर्म में है, किस मोड में आप इंस्ट्रक्शन में डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर, जैसे ही ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आया, तो ट्रांसलेटर का मतलब है कि नाउ वी आर गोइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 बाय द हेल्प ऑफ दैट compiler, interpreter or assembler. तो इन interpreter and compiler also assembler is used. Assembler आपका वहां भी यूज होता है। When we discuss the compiler design, then in the syntax and semantic analysis, और जो आपका lexical analyzer जब आप बनाते हैं, जिसमें आप डेटा टाइप को रूट करते हैं,
यानी जो भी फील्ड वेरिएबल आप लेते हैं उसमें डेटा टाइप को कीवर्ड को फिक्स करना होता है। तो कीवर्ड आप देखते हैं रिजर्व वर्ड है, तो उस समय में ये चीज आप मेंशन करते हैं, तो वहां पर भी आपका ट्रांसलेटर यूज हुआ। तो यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा उसमें नेमोनिक्स यूज होगा। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। यानी अब जो आपका ओपी कोड या ऑपरेंड फील्ड होगा वो आपका क्या है, 0-1 के फॉर्म में नहीं रहेगा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में। तो ओपी कोड के लिए भी नेमोनिक्स यूज हुआ। तो ओपी कोड के लिए हम लोग डिस्कस किए। ओपी कोड के लिए आपका जो है वी हैव डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यानी कि वी हैव नेमोनिक्स for data transfer, we have mnemonics or you can say symbolic instruction for data manipulation, we have mnemonics for program control instructions। ठीक है ना, ये आपका पूरा एक चैप्टर है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बाद, एक पूरा चैप्टर है रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, जो लास्ट में है, तो उसको हम लोग अलग से नहीं, इसमें साथ में लेकर चल रहे हैं उस यूनिट को भी, जिसमें वो जो एग्जाम के पहले हम लोग डिस्कस किए थे उसको फिर से डिटेल पढ़ेंगे, ये सारा रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, तो ये ओपी कोड आपका 3 तरह से का निमोनिक्स को यूज करता है। यानी आपका जो ओपी कोड होगा, ऑपरेशन कोड होगा, वो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, प्रोग्राम कंट्रोल यानी ब्रांचिंग जंपिंग इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। एज लाइक प्रोग्राम, इन प्रोग्राम यू आर यूजिंग फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, ठीक है ना, एल्स इफ लेडार। So that is the use for controlling the instruction of the program. So under program control instruction also there is a branching and jumping statement here. तो जैसे सेल स्क्रिप्ट में, सेल प्रोग्रामिंग में आप इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब चेक करते थे। इसमें कंडीशन भी आ जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इक्वल टू 0 है तो वहाँ ग्रेटर देन है तो GT E, तो वहां पर नेमोनिक्स जो यूज होगा वहां पर हम लोग स्मॉल लेटर में यूज करते थे सेल स्क्रिप्टिंग में। जैसे ग्रेटर देन है तो GT यूज करते थे, ठीक है ना, लेस देन है तो LT यूज करते थे, लेस देन और इक्वल टू है तो LTE यूज करते थे। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन के लिए कैपिटल GT यूज होगा। अब ये ग्रेटर देन चेक करने के लिए यूज होगा। इफ ग्रेटर देन 4 देन जो भी आपको डिसीजन लेना होगा। तो ओपी कोड हम लोग डिस्कस किए। देन अंडर ओपी कोड, ओपी कोड के बाद वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेंड। तो ऑपरेंड बेसिकली क्या है कि जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज कर रहे थे, इसमें और यहाँ के ऑपरेंड में क्या डिफरेंस आपको लगा आफ्टर डिस्कशन, एनीवन? जनरली जब आप C++, पाइथन, जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपका ऑपरेंड एक वेरिएबल के रूप में आप देखते हैं। यानी ऑपरेंड इज व्हाट, इट इज द वेरिएबल यूज्ड इन द ऑपरेशन। बट हियर द व्हाई यू आर यूजिंग वेरिएबल? विदाउट वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हाँ, वेदर विदाउट ऑपरेंड यानी विदाउट वेरिएबल योर प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग, यानी वेदर योर प्रोग्राम इज इन वर्किंग मोड और नॉट, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी वेरिएबल, वेरिएबल नहीं ले रहे हैं तो प्रोग्राम आपका वर्किंग मोड में रहेगा या नहीं? क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, बट स्टैटिक हो जाएगा। आप डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं प्रोग्राम में, क्यों? इमीडिएट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ना, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, सी आउट। हाँ सर, कर सकते हैं। 12 प्लस 13, 15 प्लस 20, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रिंट हो जाएगा ना। यही चीज सी में भी कर सकते हैं, केवल आपको ये तय करना होगा कि जो ये डिस्प्ले हो रहा है इसका फाइनल आउटकम का डेटा टाइप क्या होगा, यानी कि कन्वर्सन स्क्वायर क्या होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं %d, %f, %d, और यहाँ पर लिख सकते हैं 12 प्लस 2.5 एंड 12 प्लस 20, रिजल्ट आ जाएगा ना, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं लिए, लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, ये प्रोग्राम आपका यूनिवर्सल नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक वैल्यू को, हाँ, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए काम कर रहा है। हाँ, मेमोरी ऑक्यूपाई कैसे करेगा,
ये आपका एट द मोमेंट व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, वैल्यू केवल डिस्प्ले यूज हो रहा है। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर आपका जो डेटा होगा वो डेटा किस तरह का होगा, तो मिनिमम जो आपका डेटा रिक्वायरमेंट है वो उसको ऑक्युपाई कर लेगा। जैसे अगर इंटीजर का रेंज है 32,000, उतना रेंज का है, तो उस रेंज के अंदर का कोई डेटा होगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो बाइट एलोकेट हो जाएगा। अगर आपका कोई फ्लोट होगा तो ये फ्लोट का वैल्यू कम है, लेकिन ये आपका डेटा जो है मेमोरी एलोकेशन आपका इसके लिए ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन ये आपका यूनिवर्सल प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या लगा था आपको, यहाँ जब लिख रहे थे तो यहाँ पर तो हाँ कंपाइल टाइम, हाँ हाँ, यहाँ जो ऑपरेंड है, यहाँ जो ऑपरेंड है, जो अभी हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किए, यहाँ पर ऑपरेंड आपका क्या है, वो बेसिकली ऑपरेंड अभी जो हम लोग डिस्कस किए, इसमें ऑपरेंड का जरूरत इसलिए होता है कि हम डेटा को वहां पर रखना चाहते हैं, ताकि कभी भी उस डेटा का जरूरत हो तो उसको बाई उस नेम ऑफ दैट ऑपरेंड हम उसको कॉल कर लें। जैसे अगर आप इंट m इक्वल टू 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको m का जरूरत है तो आप डायरेक्ट सी आउट m लिखेंगे, तो m में जो भी वैल्यू, अगर 5 है तो 5 आ जाएगा। और ये तो हुआ स्टैटिक। अगर हमको m का वैल्यू डिस्प्ले कराने से पहले m का वैल्यू इनपुट लेना रन टाइम में, तो m का वैल्यू जो भी हम यूजर इनपुट कराएंगे वही वैल्यू को हम डिस्प्ले भी करा सकेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज, ये प्रिविलेज आपको जो है ये ऑपरेंड के थ्रू हुआ। तो अब यहाँ जो ऑपरेंड है, यहाँ जो ऑपरेंड है, यहाँ पर मेन फोकस क्या है, डेटा एलोकेशन। तो डेटा एलोकेशन करने के लिए अब आपका जो डेटा है वो किसी मेमोरी वेरिएबल में भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो मेमोरी वेरिएबल जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वैसे यूज होगा, ABCD जो भी वेरिएबल ले रहे हैं। दूसरा यहाँ रजिस्टर, यानी कि आपका जो डेटा है वो ऐसे भी रह सकता है, जैसे मूव A20। तो इसमें क्या हुआ, मेमोरी ऑपरेंड A में 20 आपका असाइंड हो गया। और आपका डेटा ऐसे भी रह सकता है, मूव R1A। अब इसमें क्या है कि रजिस्टर 1 में मेमोरी ऑपरेंड A आपका असाइंड हुआ। हो सकता है A में कोई वैल्यू 20 या 5 या कोई वैल्यू हो। तो अब यहाँ देखिए दोनों मोड है, यहाँ पर A मेमोरी वेरिएबल हो गया और यहाँ पर R1 क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया, जो अभी हम लोग पढ़ लिए मेमोरी एड्रेसिंग में, यानी रजिस्टर एड्रेसिंग में रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मूव R1 20। इसका मतलब है कि R1 में इमीडिएट 20 असाइन कर दिया गया। अब यहाँ पर जो हम लोग 20 40 लिखते हैं उसको 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरह से बिट ओरिएंटेशन के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर H लिखा 20H, यानी कि मैक्सिमम ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट में एलोकेट होगा, क्योंकि 8 बिट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट का मैक्सिमम कितना होगा वैल्यू, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, 8 बिट का अगर कंप्यूटर है तो उसका रेंज क्या होगा, 8 बिट माने 1 बाइट। हम लोग बताए थे ना इसके लिए कि -2 का पावर n-1 टू -1, ये रेंज होता है ना जनरल। आप जो भी ऑपरेशन करते हैं डेटा टाइप, उसमें किसी भी डेटा का रेंज आपका इसी से तय होता है। अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो उसका रेंज क्या होगा, इंटीजर 2 बाइट का होगा तो उसका रेंज क्या होगा, एनीवन, 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, और 16 बिट, यानी कि फॉर इंटीजर आपका रेंज क्या हो जाएगा, 2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 -1, दैट इज
इक्विवेलेंट टू -32768232767, क्योंकि इससे एक कम हो जाएगा तो 8 में एक घर कम हो जाएगा तो 76। उसी तरह से एक बाइट यानी 8 बिट का हम पूछे तो 8 बिट में क्या हो जाएगा रेंज, n इक्वल टू 1 बाइट दैट मीन्स 8 बिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का 8 - 1 7 यानी -2⁷ टू 2⁷ -1। कैरेक्टर का साइज वही रेंज वही होता है -128 से 127 तक। उसी तरह से अगर आप फ्लोट का देखेंगे, फ्लोट अगर 4 बाइट का है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 32, 4 बाइट दैट मीन्स 32 बिट। तो -2⁻31 टू -2⁻31 -1। तो जो भी आपका 2⁻31 का वैल्यू उससे एक कम हो जाएगा हाइयर रेंज। लोअर रेंज आपका निगेटिव में होगा, हाइयर रेंज पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव जो रेंज होगा वो लोअर रेंज से एक कम हो जाएगा, यानी कि लोअर रेंज में जो वैल्यू होगा। अब बेसिकली हम लोग ऑपरेंड इसलिए डिस्कस किए थे कि डेटा को एलोकेट करना है, तो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा जा रहा है कंप्यूटर के लिए, उसमें आपका जो डेटा है वो आइदर मेमोरी वेरिएबल में एलोकेट हो सकता है या रजिस्टर में एलोकेट हो सकता है। अब इसको ये भी बताए थे कि जो माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर ये वेरी करेगा, क्योंकि कोई माइक्रो प्रोसेसर सिंगल सीपीयू से बना है, कोई डबल सीपीयू है, कोई 4 सीपीयू है, कोई 8 सीपीयू है, तो उसके बेसिस पर रजिस्टर्स भी उसमें डिफरेंट रजिस्टर सेट यूज होगा। तो यहाँ जो हम लोग रजिस्टर सेट R1 R2 नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमन फॉर एनी सीपीयू, not for a specific microprocessor. When we discuss i3, i5, i7, that means we have to use the name of that register which is used in that processor. i3 में जो रजिस्टर यूज हो रहा हो उस रजिस्टर का नाम लिखना पड़ेगा। अभी R1 R2 जब लिख रहे हैं तो ये कोई स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सेकंड था ऑपरेंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे मोड फील्ड। तो मोड फील्ड एक्चुअली क्या है, मोड फील्ड सिंपली जैसे आप प्रोग्राम में लिखते हैं तो प्रोग्राम में भी डेटा को कॉल करना पड़ता है। अब डेटा को आप स्टैटिक ले लिए, कांस्टेंट ले लिए, डेटा को रन टाइम में इनपुट लिए। अब ये अलग अलग तरीका से जो आप डेटा हैंडल कर रही, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द डेटा फॉर ऑपरेशन। तो मोड फील्ड डेजिग्नेट द वे इन विच यू आर सेलेक्टिंग द ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन। जैसे अगर हम यहाँ से रोशन कुमार खड़ा हो जाए बोल दें, नहीं आपको नहीं बोले, ठीक जाइए, तो रोशन बैठ जाइए, तो रोशन कुमार को हम बोले यहाँ डायरेक्ट, तो ये क्या हुआ, रोशन कुमार इज डेटा फॉर दिस क्लास। अभी राइट नाउ यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो बीइंग एन ऑब्जेक्ट यू आर द डेटा फॉर दिस क्लास। तो आपको अगर हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, अब यही चीज हम बोल रहे हैं, आशीष रोशन को बोलो खड़ा होने के लिए, तो दैट इज द इनडायरेक्ट यूज। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि मोड फील्ड ये डेजिग्नेट करेगा। अब इसके लिए क्या है, ये भी आपका सीपीयू बेस्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर ये भी वेरी करता है। सिस्क में ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स यूज होता है रिस्क के कंपेयर, क्योंकि रिस्क आपका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखा जाता है, सिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि वेरियस एप्लीकेशन या टास्क के लिए लिखा जाता है, यानी आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। सिस्क बेस्ड जो मशीन डेस्कटॉप लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं उसमें वेरियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। रिस्क बेस्ड होगा, वहां पर एप्लीकेशन लिमिटेशन होगा, यानी वहां पर वेरिएशन ऑफ जॉब नहीं होगा, वहां लिमिटेशन होगा। हाँ, सिस्क में रिस्क को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को सिस्क ओरिएंटेशन के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये मोड फील्ड हो गया आपका। अब ये जो मोड फील्ड था, जो एक डायरेक्ट हुआ एक इनडायरेक्ट हुआ, यही ना, दो ही तो था। हाँ क्या बोले, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक होता है और एक इनडायरेक्ट होता है ना सर। हाँ, वो भी एक होता है, वो 2 एग्जाम्पल हम लिए। इसके अलावा भी हम लोग और 10 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रजिस्टर एड्रेसिंग, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग, पीसी रिलेटिव। तो ये अलग अलग तरह का जो एड्रेसिंग है, ये सारे एड्रेसिंग को हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, मोड फील्ड। यानी नेक्स्ट हम लोग इनिशिएट किए थे एड्रेसिंग मोड, जिसको हमको आगे हम लोग को डिस्कस करना है। तो एड्रेसिंग मोड बेसिकली डिस्कस करने के पीछे मेन पर्पस क्या है, टू एनालाइज द मोड फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यानी इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट द मोड फील्ड इज ऑप्शनल, बट स्टिल वी आर थिंकिंग अबाउट द मोड फील्ड, because whenever you are writing instruction, automatically the mode field is designated for that set of instruction. तो आप अगर लिख रहे हैं यहाँ पर move R1 R2,
यानी कि यहाँ पर आपका ऑपरेंड क्या है, दोनों रजिस्टर है, यानी आपका जो डेटा है वो कहाँ है, रजिस्टर 2 या रजिस्टर 1 में आपका डेटा फाइनल स्टोर होने जा रहा है। तो रजिस्टर 1 आप पहला ऑपरेंड बनाए हैं, तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए, तो उसमें रजिस्टर 2 का डेटा आपका रजिस्टर 1 में जाएगा। अगर रजिस्टर 1 में पहले से कोई डेटा होगा तो ओवरराइट हो जाएगा, नहीं होगा तो नया डेटा वहां पर असाइन हो जाएगा। तो ये दोनों, अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेंड केवल रजिस्टर अगर है, इसका मतलब क्या है, दैट इज द रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग। तो हम लोग डिस्कस किए थे, एड्रेसिंग मोड को भी कैटेगराइज किए थे 3 सेक्शन में। अब पहले तो 2 सेक्शन में, एक जो डेटा को फोकस करता है और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन को फोकस करता है। डेटा को फोकस करने को अभी हम लोग 2 कैटेगरी में डिस्कस किए थे, रजिस्टर और मेमोरी। क्योंकि आपका जो डेटा है वो या तो रजिस्टर में होता है या तो मेमोरी ऑपरेंड में होता है। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग का एग्जांपल ये हो सकता है मूव R1 R2, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग में हम लोग डिस्कस किए थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, रजिस्टर इनडायरेक्ट, और भी है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट। तो ऑल आर द एड्रेसिंग मोड कम्स अंडर मेमोरी एड्रेसिंग, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। और इस सब में क्या है, वी आर फोकसिंग ऑन डेटा, बट देयर इज सर्टेन इंस्ट्रक्शन विच फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन बेस पर हमारा जो हम लोग 2 कैटेगरी डिस्कस किए थे, पीसी रिलेटिव, जिसको डिस्कस करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कोई बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली हम लोग यूज किए थे 0, 1, 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। लेकिन क्वेश्चन पूछे से 3, 2, 1, 0 वाला, उसे छोड़िए ना, पढ़े थे ना चारों। 0, 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर हाँ 0, 1, 2, 3 इज व्हाट, 0, 1, 2, 3 is the number of operand used in the instruction. Then we just discuss about the types of computer also, which is also important in that particular section. So types of computer में we discuss about the stack, accumulator and general purpose register. So stack organized computer, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज। अगर कोई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो ये लिख देंगे तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही लिखना है आपको। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ही इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन यूज होता है। तो जनरल पर्पस, रजिस्टर, ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, ये हम लोग डिस्कस किए थे तीनों। ये 3 तरह का कंप्यूटर यूज होता है। अब ये तीनों तरह के कंप्यूटर में जो हम 0, 1, 2, 3 एड्रेस यूज किए थे, ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा जाता है, इसमें 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और इसमें 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होता है। यानी कि जो एक जनरल पर्पस जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जो सिस्क बेस्ड है, डेस्कटॉप लैपटॉप, दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, इन विच द 2 as well as 3 एड्रेस यूज, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड या 3 ऑपरेंड पर इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। अब इसको एक और चीज, आप जब कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे तो वहां पर आप जनरली साइज, अलग अलग तरह से कंप्यूटर को कैटेगराइज किए होंगे। तो उसमें मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर को किस बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कैटेगराइजेशन? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर को फर्स्ट से में पढ़े होंगे। हाँ हाँ, मेन फ्रेम, एम्बेडेड, सब पढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर 0 एड्रेस अगर यूज कर रहा है तो यू कैन से दिस इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम का एग्जांपल ले सकते हैं, स्टैक ऑर्गेनाइज, accumulator organized is the mini computer, and your general purpose register is your micro computer. So sometime it is also asked in the question में ऐसा दिया जाता है, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसमें सीधे ये दे दिया कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखिए, ठीक है ना, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज के लिए लिखिए जनरल पर्पस। ऐसा भी दिया जा सकता है, राइट इंस्ट्रक्शन फॉर माइक्रो कंप्यूटर। अब in that you have to use 2 as well as 3 address instruction, because in microcomputer 2
और 3 एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं। तो माइक्रो क्वेश्चन वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर माइक्रो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, दैट मींस यू हैव टू डिस्कस द जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर। इफ microcomputer, in this case mini computer, because this categorization is already completed in first sem, you can say mainframe. तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए you have to write the instruction for mainframe computer, that means you have to write the instruction for a stack organized computer, and for writing instruction for a stack organized computer which types of instruction you have to use, zero address. तो ये तीनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि x इक्वल टू a प्लस बी है, तो क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू इवेल्युएट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग या नॉट यूजिंग फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर डोंट बी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर दैट मींस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज मेन फ्रेम फॉर स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, यू हैव टू राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, so you have to write the instruction for stack organized computer, then you think about what types of instruction you are using in stack organized computer. So zero address instruction is used, so to complete this question you have to use zero address instruction। ठीक है ना, तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसी में अगर ये चीज मेंशन कर दिया जाए फॉर, ये चीज आपका कॉमन कर दिया जाए इवैल्यूएट द इंस्ट्रक्शन, और लिख दिया जाए फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फॉर माइक्रो कंप्यूटर, हाँ फॉर मिनी कंप्यूटर। तो अब यहाँ ये नहीं है कि ये चीज तो अनडिस्कस है, ये डिस्कस है, वे ऑफ आस्किंग केवल चेंज हो गया। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था सिंपली यूजिंग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस। हाँ हाँ, क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जा सकता है आपका। क्वेश्चन में ये भी मेंशन हो सकता है 0 1 2 3। आप वहां बता दीजिएगा 2 और 3 दोनों होता है, हम 2 बता रहे हैं क्योंकि वहां मेंशन नहीं है, दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। वहां ये मेंशन कर दीजिएगा कि इन माइक्रो कंप्यूटर बोथ 2 as well as 3 ऑपरेंड इज यूज्ड टू राइट द इंस्ट्रक्शन। तो आइदर यू कैन यूज 2 एड्रेस और 3 एड्रेस, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, तो ये आपका एक सेक्शन। इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है फॉर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और इसी चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है फॉर स्टैक, फॉर एक्यूमुलेटर और फॉर जनरल पर्पस। तो अब इसमें 3 ही सेक्शन होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें 4 सेक्शन में आपको मेंशन रहेगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया जीरो एड्रेस, 2 एड्रेस, ये कि हमको इंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। यहाँ पर आपको ये चीज समझना होगा कि माइक्रो है यानी कि 2 और 3, मिनी दैट मीन्स 1, और इसके केस में 0। यहाँ पर वही 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और 3। तो 2 और 3 अगर नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं। बता देंगे कि 2 और 3 दोनों यूज होता है, आइदर 3 बना दीजिए या 2 बना दीजिए। तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वेरियस टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। वी ऑल्सो डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है ना, एंड नाउ वी जस्ट कंटिन्यू द एड्रेसिंग मोड। इतना जो भी डिस्कस किए, इसमें किसी को कोई डाउट, बिकॉज देयर इज ए गैप बिटवीन द प्रीवियस एंड टुडे क्लास, आई जस्ट वांट टू रिव्यू द प्रीवियस सेक्शन। हाँ, नया टॉपिक है? नहीं, नया टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया एड्रेसिंग मोड। इसका टाइप भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि 3 तरह से, इसको 2 तरह से कैटेगराइज किया जाता है, डेटा ओरिएंटेशन के हिसाब से यानी कि, और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। वो डायग्राम भी आप लोग देखे होंगे,
जिस डायग्राम में इसको डिस्प्ले कराए थे, ठीक है ना। तो एड्रेसिंग मोड focused on based on focusing data based on focusing instructions. तो sequential flow of data एंड वहां पर कंट्रोल फ्लो के बेसिस पर आपका, तो कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा। ठीक, थैंक यू। क्लास हो गया। अभी ईयरफोन तो है लेकिन अभी टाइम लगेगा कनेक्ट करने। चलिए कोई बात नहीं। तो इससे पहले जो भी डिस्कस हुआ उसमें किसी को डाउट? क्योंकि इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स के बाद हम लोग को डिस्कस करना है जो अभी हम लोग डिस्कस किए, वेरियस मोड ऑफ ओपी कोड। तो वेरियस मोड ऑफ ओपी कोड दैट इज अ कंप्लीट वन यूनिट, जिसमें एक यूनिट है आपका जिसमें रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करना है। तो एड्रेसिंग मोड्स इज द फाइनल टॉपिक ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइनल टॉपिक है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट, आर्किटेक्चर, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए। पूछना है कुछ? हाँ सर। सिलेबस तो बहुत है। उससे क्या मतलब है केस बढ़? ऑनलाइन ही चल ही रहा है, कहाँ ऑफलाइन चल रहा है? ऑफलाइन तो इसीलिए तो डाले उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी तो कंप्लीट ऑफलाइन नहीं ना है, तो उससे कोई इशू नहीं है। सिलेबस कंप्लीटेड ऑन टाइम। सर नो नो, देयर इज नो चांस सर। इस सेशन में आपका ये चांस नहीं है। सर आशीष कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कुछ बताए थे सीक्वेंशियल फ्लो, एड्रेसिंग। हाँ बोलिए। कंट्रोल फ्लो, यही ना? आशीष आवाज बहुत धीमे है तुम्हारा। और जोर से आवाज लगाओ। सर इसमें क्या बताए थे सर? ये मतलब इसका टाइप बताए थे। बस आवाज बढ़ाइए। सर एड्रेसिंग मोड के बारे में सर वो टाइप पूछ रहा है आपसे। रुको रुको, व्यवस्था लगाने। ये बात है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बोलिए। सर ये क्या बताए थे इसमें? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यही ना? हाँ, उसके बाद फिर एड्रेसिंग मोड का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल, क्या लिखा, फ्लो एड्रेसिंग और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो। हाँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन में फोकस्ड ऑन डेटा एंड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो फोकस्ड ऑन डेटा में दो कैटेगरी हम लोग डिस्कस किए थे। एक था आपका रजिस्टर बेस्ड और एक था आपका मेमोरी बेस्ड। और इंस्ट्रक्शन वाइज हम लोग डिस्कस किए थे पीसी रिलेटिव और क्या था एक बेस्ड, पीसी बेस्ड, ठीक है ना, पीसी रिलेटिव एंड पीसी बेस्ड। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। और मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर बेस्ड में आपका जो है अगेन दो कैटेगरी था, रजिस्टर बेस्ड और इमीडिएट। ये दो था आपका सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा के बेसिस पर रजिस्टर बेस्ड आपका जो है, और इमीडिएट एड्रेसिंग भी आपका रजिस्टर में ही होगा। मेमोरी बेस्ड में हम लोग वेरियस कैटेगरी डिस्कस किए थे। तो ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर बेस्ड डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि रजिस्टर बेस्ड अगर एड्रेसिंग होगा तो उसमें केवल रजिस्टर पार्टीशन। रजिस्टर बेस्ड कहने का मतलब क्या है? हाँ, यानी कि योर ऑपरेंड इज ऑलवेज रजिस्टर, यानी कि इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लाइक अगर हम लिख रहे हैं
मूव R1 R2, तो दोनों ऑपरेंड आपका रजिस्टर है। तो अगर आपका ऑपरेंड केवल रजिस्टर होगा, यानी डेटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द रजिस्टर बेस्ड इमीडिएट एड्रेसिंग का मोड। दैट मीन्स अगर इसी रजिस्टर में कोई डेटा को डायरेक्टली आप भेज रहे हैं, बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे डेटा को ही। अब डेटा आपका किसी रजिस्टर में हो, वेरिएबल में हो, या डायरेक्ट आप भेज दें। पॉइंटर यूज करते हैं, पॉइंटर में क्या है, एड्रेस यूज करते हैं। तो अगर एड्रेस नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, सीधे एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूज कर लेंगे। पॉइंटर को नहीं यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। अगर एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूज कब कर रहे हैं, जब वेरिएबल को भेज रहे हैं, वेरिएबल के थ्रू वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहें, ये आपका कोई वेरिएबल r है जिसमें वैल्यू 10 है। अगर ये 10 आपका क्या है, एक्चुअली 10 इज द डेटा। अब इस 10 को आप किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं। सपोज m एक वेरिएबल है, यहाँ पर ये m वेरिएबल है, यहाँ पर ये रजिस्टर है। अब ये जो यहाँ 20 है, ये 20 डेटा है। अब अगर हम रजिस्टर बेस्ड, यानी कि अगर हम रजिस्टर बेस्ड बोले या मेमोरी बेस्ड बोले, दोनों ही केस में वी आर फोकसिंग ऑन डेटा। तो हम लोग ये 10 और 20 को फोकस कर रहे हैं। 10 को रजिस्टर में रखे हैं, 20 को मेमोरी वेरिएबल में, यानी कि कोई वेरिएबल में रखे हैं। इस 20 और 10 को यूज करना है। तो जो पहला रजिस्टर बेस्ड है, रजिस्टर बेस्ड में क्या होगा कि किसी भी तरह का ऑपरेशन R1 M लिखेंगे, यहाँ R1 M लिखेंगे। इसका मतलब है M में जो डेटा है, इसका मतलब क्या है कि R1 में मेमोरी ऑपरेंड, M थोड़ा सा डिफरेंट ले लीजिए, M1 ले लीजिए। तो M1 में जो वैल्यू है वो R1 में असाइन हो गया। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, मूव R1 20 लिख सकते हैं ना। तो R1 20 में क्या है, ये 20 M1 के थ्रू नहीं जा रहा है, 20 डायरेक्ट जा रहा है। इसी चीज को इमीडिएट कहा जाता है। इमीडिएट वैल्यू भी आप प्रोग्राम में यूज करते हैं। नहीं, 2 एड्रेस, यहाँ जब भी ऑपरेंड 2 ले रहे हैं तो 2 एड्रेस। क्या आ रहे हैं, R1 में जो डेटा ओवरराइट कर जाएगा इस केस में। नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, R2 नाम का एक रजिस्टर में इसको असाइन करेंगे। तो एक दूसरा R2 नाम का एक रजिस्टर बन गया जिसमें आपका 20 स्टोर हो गया एज ए डेटा। तो M1 के थ्रू भी कर सकते हैं, वेरिएबल के थ्रू डेटा को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। और जब मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग डिस्कस करेंगे, तो अब ये 2 चीज हम लोग डिस्कस किए थे, 2 में से एक डिस्कस कर लिए थे, रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग जिसमें केवल रजिस्टर पार्टिसिपेट करेगा एज एन ऑपरेंड। उसके पहले डेटा ट्रांसफर भी हम लोग डिस्कस किए थे। डेटा ट्रांसफर किसके किसके बीच में होगा, मेमोरी और रजिस्टर के बीच में होगा। तो ये 2 पॉइंट है जिसके बीच में आपका रजिस्टर डेटा ट्रांसफरिंग होगा। तो या तो आपका मेमोरी टू मेमोरी होगा, मेमोरी टू रजिस्टर होगा, रजिस्टर टू मेमोरी होगा, या रजिस्टर टू रजिस्टर होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। मेमोरी टू मेमोरी आपका बेसिकली क्या है, मूव ए बी लिख सकते हैं। तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं मेमोरी टू मेमोरी। मेमोरी टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जैसे अगर आप लिख रहे हैं लोड ए, तो ए इज लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा। तो यहाँ पर लोड को बोल सकते हैं कि ये आपका जो नेमोनिक्स है डेटा ट्रांसफर का, वो मेमोरी टू रजिस्टर वर्क कर रहा है। रजिस्टर टू मेमोरी यानी अगर आप स्टोर ए कर रहे हैं, स्टोर पी कर रहे हैं, यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर का डेटा आप कहाँ किसी वेरिएबल में ला रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टोर जो इंस्ट्रक्शन आपने यूज किया वो क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी। रजिस्टर टू रजिस्टर, जैसे अगर हम यहाँ लिखे मूव R1, R2, ये रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग हुआ। तो यहाँ पर मूव को हम ये भी लिख सकते हैं कि रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन करने के लिए, जैसे लिख रहे हो मूव R1, R2, तो यहाँ दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर। इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांसफरिंग हो रहा है 2 रजिस्टर के बीच में हो रहा है डेटा, लेकिन ट्रांसफरिंग हो क्या रहा है, डेटा यूज क्या कर रहे हैं, ऑपरेंड। ऑपरेंड का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, रजिस्टर।
क्यों? क्योंकि आपका जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल हो सकता है। वाई वी आर यूजिंग ऑपरेंड? जस्ट फॉर कीपिंग द डेटा ओवर देयर, ठीक है ना। अब ये आपको तय करना है कि मोड ऑफ एड्रेसिंग, तो अब यहाँ पर इसलिए ऑप्शनल है मोड फील्ड, क्योंकि जब आप लिखेंगे मूव R1 R2 तो ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों रजिस्टर है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आपका क्लियर हो गया। वहां ये बताने की जरूरत नहीं है कि रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग, बिकॉज द वे इन विच यू आर राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इट विल क्लियर दैट यू आर यूजिंग द स्पेसिफिक मोड फील्ड। तो वहां मोड फील्ड आपका क्या है, रजिस्टर बेस्ड है, क्योंकि दोनों रजिस्टर है। इमीडिएट में क्या है कि रजिस्टर में कभी भी आप डायरेक्ट डेटा अगर सप्लाई कर दिए, यानी डेटा को लोकेट कर दिए विदाउट यूजिंग एनी एड्रेस, देन इट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो डेटा इज डायरेक्टली एलोकेटेड ओवर देयर। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए सी आउट 12 प्लस 20, ये क्या हुआ, सीधे हम वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, डेटा पर वर्क कर रहे हैं, डेटा को कहीं पर स्टोर परमानेंटली या टेम्पोरली नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मोड हम लोग डिस्कस किए करेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर बेस्ड, इसमें डेटा आपका रजिस्टर मूवमेंट होगा, केवल रजिस्टर पार्टिसिपेट करेगा। इमीडिएट म्यूट करो। इमीडिएट भी क्लियर है, ठीक है। ये दोनों हम लोग मोर और लेस प्रीवियस जो क्लास जहां पर स्टॉप हुआ था वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका जो मोड ऑफ एड्रेसिंग, यानी कि एड्रेसिंग मोड अगर रजिस्टर बेस्ड होगा, इमीडिएट होगा, तो उसमें कैसे डेटा एलोकेट होगा। मेमोरी बेस्ड में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेमोरी बेस्ड में आपका जो डेटा है वो कैसे हैंडल होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद एड्रेसिंग मोड इसलिए बता रहे हैं कि एक बार आप इसको बुक में पढ़ के आइएगा तो आपको समझने में ज्यादा क्लियर होगा। एक बार पढ़ के आइएगा तो फिर हम दोबारा बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि इसको अगर कॉन्सेप्चुअल है तो आप लिख सकते हैं सर, ये क्वेश्चन हमेशा एड्रेसिंग मोड्स पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये आता है शॉर्ट नोट्स में या फुल क्वेश्चन भी आता है, एड्रेसिंग मोड्स यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट में जो भी एड्रेसिंग मोड्स होगा सीपीयू में। और एनी अदर, हाँ, और एक वो जो इंस्ट्रक्शन मोड था उसमें हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3, यही ना। इंस्ट्रक्शन वो क्लासिफिकेशन में, इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन इज 0 1 2 3। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टैक, एक्यूमुलेटर और हाँ क्या